रशिया अमेरिका को एक के बाद एक वॉर में हरा रहा है। क्या अमेरिका और रशिया के बीच वॉर कब शुरू हुई? बात उस वॉर की नहीं जो वेपन्स के साथ लड़ी जाती है, बात उस वॉर की हो रही है जो नेटवर्क से लड़ी जाती है। यूक्रेन के साथ वॉर जारी होने के बावजूद पुतिन वर्ल्ड टूर पर निकले हैं। पहले उन्होंने नॉर्थ कोरिया विजिट किया और फिर वियतनाम। पुतिन शी जिनपिंग से भी मिले। नरेंद्र मोदी खुद रशिया जाकर पुतिन से मिल रहे हैं और अक्टूबर के महीने में रशिया ब्रिक्स देशों को होस्ट करने वाला है। ये वीडियो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकता है। रशिया और नॉर्थ कोरिया दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जिन पर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ टीम बना रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों रशिया अब तक सरवाइव कर रहा है और रशिया का आगे का मास्टर प्लान क्या होने वाला है। Remember the coming collapse of the Russian economy? Tonight, Russia is feeling the shock of Western sanctions. They will hit the Russian economy hard. Waging economic war on Russia on a scale that would have been unimaginable just a year ago. Well, so far it hasn't turned out as many had imagined. Now, Russia is the most sanctioned country in the world, and yet this year its economy is set to grow faster than all advanced economies, according to the International Monetary Fund. And look at one SCO member in particular, Russia. The Russian economy was just given a stamp of approval by none other than the World Bank. वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स को एक इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, रशिया की दोस्ती। रशियन इकोनॉमी पिछले 2 साल से एक वॉर इकोनॉमी बन चुकी है। रशिया का एनुअल डिफेंस बजट $386 बिलियन का है। इन्फ्लेशन 7.4% है जो काफी हाई है, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी 5.5% से ग्रो हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है? जहां अमेरिका जैसा देश भी 2.5% से ग्रो कर रहा है। यूरोप के कई देश रिसेशन से जस्ट बचे हैं। रशिया ग्रो कैसे कर रहा है? जब कोई भी देश एक वॉर लड़ रहा होता है तो हथियारों से ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों की। रशिया ने कुछ ऐसे ही दोस्त बनाए हैं, नेमली चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इन्हें एक साथ क्रिक भी कहा जाता है। और अगर आपके दोस्त ही आपको हथियार सप्लाई करने लगे तो सोने पे सुहागा। 2022 और 23 का डेटा देखें तो सिर्फ 2 सालों में चाइना और रशिया का ट्रेड 50% बढ़ा है। और ये तो सिर्फ ऑफिशियल ट्रेड फिगर्स हैं। रशिया में आने वाले 70% मशीन टूल्स और 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से आते हैं। चाइना काफी स्मार्ट है। चाइना रशिया को ऐसे आइटम्स बेचता है जो मिलिट्री के लिए भी यूज हो सकते हैं और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए भी। इन आइटम्स से मिसाइल्स, ड्रोन्स और टैंक्स भी बन सकते हैं और ये कंप्यूटर्स में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज हो सकते हैं। सिवाय ये दोनों देश 90% ट्रेड में अपनी ही करेंसी यूज करते हैं। रशिया खुद डॉलर और यूरो दोनों एक्सेप्ट करना बंद कर रहा है। वेस्टर्न देशों से ट्रेड कंप्लीटली रुक चुका है। 2023 के पहले 6 महीनों में चाइना से $14 मिलियन के ड्रोन्स रशिया गए। ईरान की बात करते हैं। ईरान ने कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया भेजे हैं। जैसे चाइना अपने रशिया के साथ रिलेशंस छुपाने की कोशिश करता है, ईरान वैसे कोशिश भी नहीं करता। अमेरिका मानता है कि ईरान और चाइना मिलकर रशिया के लिए अटैक ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। 21st सेंचुरी की वॉर एक ड्रोन वॉर होने वाली है। ईरान रशिया की कैसे मदद करता है इस पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। चाइना, रशिया, ईरान, इन 3 देशों में एक बात कॉमन है कि ये देश डिप्लोमेटिक हैं, मीनिंग ये अपने असली इंटेंशंस छुपाने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया सबसे अलग है। डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन अगर किसी को समझनी है तो नॉर्थ कोरिया की ओर देखिए। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में 6700 कंटेनर्स भर के एम्यूनिशन और 3 मिलियन आर्टिलरी शेल्स रशिया को भेजे हैं। नॉर्थ कोरिया में बाकी फैक्ट्रीज 30% कैपेसिटी पर चलती है, लेकिन रशिया के लिए वेपन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज फुल स्विंग में चलती हैं। और क्यों ना चले, रशियन वेपन्स के बदले नॉर्थ कोरिया को खाना देता है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि क्रिक देश एक दूसरे के साथ कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली मदद करते हैं। और इसी के दम पर रशिया पिछले 2 सालों से यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। ओके, रशिया वॉर में अकेला नहीं है, समझ गए, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है?
चैप्टर 2, रशिया की अगली मूव। रशिया की अगली मूव समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि चाइना जैसे देश रशिया को सपोर्ट करते ही क्यों हैं। रीजन 2008 तक पीछे जाता है। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो पूरी दुनिया में रिसेशन के बादल मंडरा रहे थे। ये वो समय था जब पूरी दुनिया ने रियलाइज किया कि यूएस डॉलर पर हम ओवर डिपेंडेंट हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान गलती अमेरिकन बैंक्स की थी, जिन्होंने बिना सोचे समझे लोन्स देना स्टार्ट किया था, और जब ये बबल फूटा मार्केट्स क्रैश हुए। लेकिन अगर ये किसी भी और देश में होता तो ये सिर्फ उस देश का प्रॉब्लम होता, लेकिन ये हुआ अमेरिका में, तो प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं रहा, ये प्रॉब्लम हुआ दुनिया का प्रॉब्लम। अमेरिकन डॉलर को और अमेरिकन इकोनॉमी को बचाने के लिए अमेरिका के फाइनेंशियल क्राइसिस का भार पूरी दुनिया ने उठाया, और इस बात से दुनिया के कुछ लीडर्स नाराज थे। आज चाइना सोचता है कि रशिया को सपोर्ट करने से अगर यूएस डॉलर कमजोर होता है तो दैट इज गुड फॉर चाइना। हमने हमारे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि दुनिया का 80% ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। ये अमेरिका को बहुत बड़ी पावर देता है, क्योंकि कितने डॉलर छापने हैं और कौन सा देश डॉलर का इस्तेमाल किस काम के लिए कर सकता है, ये सिर्फ अमेरिकन फेड ही कंट्रोल करता है। चाइना मानता है कि हमें डी डॉलराइजेशन की सख्त जरूरत है। आज इस बात का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि दुनिया के 80 देश डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। डॉलर दुनिया की ट्रेड करेंसी पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट की वजह से बनी, जहां सऊदी के साथ साथ कई ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने अग्री किया कि ऑयल का ट्रेड यूएस डॉलर में होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डील इसी साल के जून महीने में एक्सपायर हो गई, और ये वीडियो बनाते समय रिन्यू नहीं हुई। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ऑन द अदर हैंड रशिया एक के बाद एक दोस्त बनाता चला जा रहा है। फोकस करते हैं नॉर्थ कोरिया पर। रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया को ऑयल एंड गैस की जरूरत है और रशिया को आर्टिलरी और एम्युनिशन की। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे ज्यादा आइसोलेटेड देश है, लेकिन अब रशिया नॉर्थ कोरिया का एक ऑफिशियल दोस्त बन चुका है। हुआ ये है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। ये डील कहती है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर कोई अटैक करता है तो रशिया उनकी मदद करेगा, और सिमिलरली अगर रशिया पर कोई अटैक करता है तो नॉर्थ कोरिया उनकी मदद करेगा। ये पैक्ट कुछ उसी पैक्ट जैसा है जो एक जमाने में अमेरिका और ताइवान के बीच हुआ था, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। इसमें एक टर्म काफी इंटरेस्टिंग है और काफी डेंजरस भी, एंड दैट इज यूजिंग ऑल अवेलेबल मीन्स। यानी दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर जरूरत पड़े तो दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब नॉर्थ कोरिया रशिया यूक्रेन वॉर में उतर चुका है। नॉर्थ कोरिया अपने सैनिक यूक्रेन से लड़ने के लिए भेजने वाला है। नॉर्थ कोरिया अगर यूक्रेन के अगेंस्ट खड़ा होता है तो ये दूसरे वेस्टर्न देशों को एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। चैप्टर 3, ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर। यूजुअली हम एक या दो देशों के जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन दुनिया का जीडीपी क्या है? एस्टिमेट्स कहते हैं कि वर्ल्ड जीडीपी कुछ 105 ट्रिलियन डॉलर्स है, लेकिन इतनी बड़ी धनराशि को कंट्रोल कौन करता है? ऑब्वियस आंसर होगा सारे देश, राइट? रॉन्ग। इनफैक्ट इस पूरी संपत्ति का 75% यानी 3/4 सिर्फ दो ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं। पहला ग्रुप है G7, यानी यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और फ्रांस। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सबसे अमीर देश भी हैं। दुनिया की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट आधा 45 ट्रिलियन ये G7 देश कंट्रोल करते हैं। दूसरी टीम है ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सारे देश मिलकर 30 ट्रिलियन डॉलर्स कंट्रोल करते हैं। दुनिया के बाकी सारे देश इन दो टीम्स में से किसी भी एक टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में कोई बड़ा देश उनका पार्टनर बना रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहला ग्रुप काफी एक्सक्लूसिव और काफी क्लोज्ड ग्रुप है, लेकिन 59 देशों ने ब्रिक्स का पार्ट बनने की इच्छा जताई है। और अब इस साल न्यूज आई कि ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं रहेगा, ब्रिक्स एक्सपांड हो रहा है। 5 और देश ब्रिक्स के फुल टाइम मेंबर्स बनेंगे। कौन है ये देश? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। यानी हो सकता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई ब्रिक्स का हिस्सा बनने के बाद शायद कोई नई करेंसी डेवलप हो, जिनसे ये 10 देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करें। सऊदी अरेबिया का ओपेक देशों में बड़ा बोलबाला है। जो भी सऊदी करेगा दूसरे देश भी उसे फॉलो कर सकते हैं। और ये बात जानकर अगर एक इंसान सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो है ये इंसान, व्लादिमीर पुतिन। चैप्टर 4,
कोल्ड वॉर 2.0। ये सारी बातें समझने के बाद कुछ सवाल जरूर आते हैं कि पुतिन वॉर के समय दोस्त क्यों बना रहा है। ब्रिक्स समिट से पहले रशिया और भारत के बीच क्या डिस्कशन हो रहा है? क्या डी-डॉलराइजेशन पर सीक्रेट में कोई प्लान बन रहा है? एक बात तय है कि आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स में बहुत उथल-पुथल होने वाली है। ये सारे इवेंट्स शायद वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ना हो, लेकिन हाँ, कोल्ड वॉर 2 की शुरुआत जरूर हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे देश उन पुराने एलाइज के साथ टीम बना रहे हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान उनके एलाइज हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जैसे अमेरिका और जापान एक दूसरे से लड़ रहे थे, वैसे ही सोवियत यूनियन भी जापान से लड़ रहा था। उस समय अनडिवाइडेड कोरिया यानी नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों जापानीज ऑक्यूपेशन में थे। जापान के डिफीट के बाद यूएसएसआर ने किम इल संग को नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया और इस समय साउथ कोरिया ने वेस्टर्न देशों की मदद ली और तब से साउथ कोरिया एक वेस्टर्न एलाय बन गया। टेक्निकली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉर कभी खत्म हुई ही नहीं, लेकिन दोनों देशों ने 1953 में एक आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम साइन किया है। 1961 में सोवियत यूनियन और नॉर्थ कोरिया ने एक म्यूचुअल असिस्टेंस पैक्ट साइन किया। इसमें भी ऐसा लिखा था कि अगर किसी एक देश पर अटैक होता है तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश बना और साउथ कोरिया एक वेस्टर्न टाइप डेमोक्रेसी। आज ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड एक इकोनॉमिक डिवाइड भी बन चुकी है। साउथ कोरिया के ब्रांड्स LG, Hyundai, सैमसंग आज पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं और नॉर्थ कोरिया का कुछ भी नहीं। जब अमेरिका और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर खत्म हुई तो नॉर्थ कोरिया का एक काफी बड़ा एलाय खत्म हो गया। अब 19 जून को रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक नया पैक्ट साइन हुआ, वो भी उसी पुराने पैक्ट की याद दिलाता है। दिस विल फोर्स जापान एंड साउथ कोरिया टू पिक अ साइड, यानी अब साउथ कोरिया के साथ साथ जापान भी वेस्टर्न देशों के साथ फॉर्मल ट्रीटी साइन कर सकता है। जापान और चाइना के बीच टेंशंस ऑल टाइम हाई है, यानी हम बस एक कॉन्फ्लिक्ट दूर है एक ऑल आउट मल्टी नेशन वॉर से। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि पिछले 30 सालों से दुनिया में एक ही सुपर पावर थी, अमेरिका। अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और एक मिलिट्री सुपर पावर भी, और कोई एक देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका को टक्कर दे सके। पुतिन ये समझता है और पुतिन काफी स्मार्ट है। तो पुतिन ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा, वो एक के बाद एक दोस्त बनाता चला जा रहा है और इस वॉर में जो देश दोस्त नहीं बना पाएगा वो अपने दुश्मन जरूर बढ़ाएगा। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।